हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूत्रण। यानी मनुष्य में जो मूत्र के उत्सर्जन की क्रिया है वह किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूत्र का निर्माण वृक्क में हो रहा है, किडनी में। किडनी के पेल्विस भाग में वो आता है, पेल्विस भाग से मूत्र वाहिनी में और मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में आता है। तो वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र मूत्राशय में आता है और सीएनएस द्वारा इच्छित संकेत मिलने तक संग्रहित रहता है। सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। तो सीएनएस से जब तक संकेत नहीं मिलेंगे तब तक मूत्राशय के अंदर मूत्र को इकट्ठा करके रखा जाता है। मूत्राशय में जब मूत्र भर जाएगा तो मूत्राशय की दीवार फैलती है, यानी मूत्राशय की जो भित्ति है उसमें फैलाव होगा और उसके फैलने से संकेत उत्पन्न होते हैं। जब मूत्राशय मूत्र से पूरी तरह भर जाएगा उसकी भित्ति का फैलाव होगा, जिसके कारण कुछ संकेत उत्पन्न होते हैं। इन संकेतों को मूत्राशय भित्ति से सीएनएस में भेजा जाता है। अब ये जो संकेत उत्पन्न हो रहे हैं, इन सिग्नल या संकेतों को मूत्राशय की भित्ति सीएनएस तक भेज देती है। इसके बाद सीएनएस से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन और मूत्राशय अवरोधनी के शिथिलन का प्रेरक संदेश आने पर मूत्र का उत्सर्जन होता है। जब सीएनएस के पास ये संकेत जाते हैं तो सीएनएस के द्वारा एक प्रेरक संदेश भेजा जाता है। उस संदेश के द्वारा मूत्राशय की चिकनी पेशियों को संकुचित किया जाता है, जिससे कि मूत्राशय से मूत्र जनन छिद्र के द्वारा या मूत्र छिद्र के द्वारा मूत्र बाहर उत्सर्जित हो सके। इसके अलावा यह संदेश मूत्राशय अवरोधनी के शिथिलन को प्रेरित करता है। मूत्राशय पर जो अवरोधनी पाई जा रही है मूत्र छिद्र और मूत्राशय के बीच में, उस अवरोधनी को फैलाने का काम भी यह संदेश करेगा, जिससे मूत्र का शरीर से बाहर उत्सर्जन हो जाता है। और मूत्र जब शरीर से बाहर निकाला जा रहा है तो इस क्रिया को ही मूत्रण कहा जाता है। और ये पूरी क्रियाविधि जो मूत्रण को संपन्न कराने वाली क्रियाविधि है, इसे मूत्रण प्रतिवर्त के नाम से जाना जाता है। यानी मूत्राशय से मूत्र का बाहर निकलना मूत्रण, और इस क्रियाविधि को या इस मूत्रण को संपन्न कराने वाली क्रियाविधि को हम मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। 1 से 1.5 लीटर यूरिन का एक्सक्रीशन या उत्सर्जन एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में करता है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, जो उसमें उपस्थित यूरोक्रोम पिगमेंट या वर्णक के कारण होगा। थोड़ा अम्लीय होता है और इसकी पीएच वैल्यू 6 होती है, यानी मूत्र की जो पीएच वैल्यू है वो 6 होगी। और एक दिन में लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन मूत्र के साथ कर दिया जाता है। यानी पर डे 20 से 30 ग्राम यूरिया शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी मूत्रण के अंतर्गत आती है। इसके बाद मानव के अन्य उत्सर्जी अंग, किडनी मेन उत्सर्जी अंग है, वृक्क मेन उत्सर्जी अंग है। उसके अलावा 3 अंग भी उत्सर्जन में सहायक होते हैं कुछ पदार्थों के, जैसे पहला है त्वचा, दूसरा फेफड़े और तीसरा यकृत। त्वचा में हमें पता है श्वेत ग्रंथियां पाई जा रही है। श्वेत ग्रंथियां श्वेत या पसीने का सिक्रेशन करती है, और इस पसीने में जल के साथ नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो त्वचा श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है। फेफड़े श्वसन क्रिया होती है, CO2 एक अपशिष्ट पदार्थ है, उसको फेफड़े शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेंगे श्वसन क्रिया के माध्यम से। यकृत के अंदर अमीनो अम्ल के नाइट्रोजनी भाग को अमोनिया में बदला जाता है। प्रोटीन का अपघटन होगा, अमीनो अम्ल बनेंगे, अमीनो अम्ल के नाइट्रोजनी भाग को यकृत अमोनिया में बदल देता है। और हमारे अंदर जो अमोनिया है एक विषैली गैस है, जहरीली गैस है, इसलिए इसे इसके कम हानिकारक रूप यूरिया में भी यकृत के द्वारा बदला जाता है, और इस यूरिया को मूत्र के साथ उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा पित्तवर्णक जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इनका निर्माण भी यकृत के द्वारा होगा, जिनका उत्सर्जन मल के साथ में किया जाता है। मल का जो पीला रंग है
वह पित्त वर्णक और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण होता है। तो ये एक मूत्रण प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस इसमें मानव, सेकंड जो टॉपिक हमारा है मानव के अन्य उत्सर्जी अंग है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है उत्सर्जन संबंधित रोग, या इन्हें ही हम वृक्क की विकृतियां बोल सकते हैं, क्योंकि उत्सर्जन किडनी कर रही है इसलिए इन्हें वृक्क की विकृतियां भी बोला जाता है। सबसे पहला रोग है यूरेमिया। जब रक्त में यूरिया की मात्रा 30 मिलीग्राम पर 100 ml से अधिक हो जाती है तो इस रोग को यूरेमिया के नाम से जाना जाता है। जब रक्त में ज्यादा मात्रा होगी तो मूत्र के साथ यूरिया का ज्यादा उत्सर्जन होगा, ज्यादा मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन इस रोग में किया जाता है। और यूरिया एक हानिकारक पदार्थ है इसलिए यह स्थिति घातक स्थिति होती है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आप ज्यादा मात्रा यदि और ज्यादा मात्रा उसके अंदर व्यक्ति के रुधिर में हो गई तो वह व्यक्ति मर भी सकता है। सेकंड है गाउट। गाउट का रोग एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है और इस रोग में रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। और ब्लड में जब यूरिक अम्ल अधिक है तो ब्लड जब किडनी में जाता है तो यह यूरिक अम्ल वृक्क के ऊतकों में इकट्ठा हो जाता है। सेकंड, यह यूरिक अम्ल हमारे जो जॉइंट्स हैं, जैसे ये जॉइंट्स है, उंगलियों के जॉइंट्स है, पैर के जॉइंट्स है, इनके अंदर इकट्ठा हो जाएगा जिससे इन भागों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड, पथरी। वृक्क का जो पेल्विस भाग है, स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा है मूत्र नलिका का अगला चौड़ा कीपनुमा भाग पेल्विस होता है। तो पेल्विस भाग में जब कैल्शियम ऑक्जेलेट फॉस्फेट के कण जम जाते हैं तो उस रोग को पथरी के नाम से या स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस रोग में दर्द होता है स्टोन के कारण और मूत्र को त्यागने में बाधा उत्पन्न होती है। फोर्थ, ब्राइट का रोग या नेफ्रिटिस। ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन का भाग है केशिका गुच्छा ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के संक्रमण से यह रोग उत्पन्न होता है। इसके कारण जब जीवाणु संक्रमण कर देगा ग्लोमेरुलस में तो ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है। दूसरा प्रभाव ये होगा ग्लोमेरुलस की झिल्ली अधिक पारगम्य हो जाती है और इसके अधिक पारगम्य होने के कारण आरबीसी और ब्लड के प्रोटीन भी छनकर फिल्ट्रेट में या मूत्र में आ जाते हैं। ज्यादा पारगम्य हो जाएगी, पहले कम पारगम्य थी तो आरबीसी और प्रोटीन नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अधिक पारगम्य हो जाएगी ग्लोमेरुलस की झिल्ली जिससे आरबीसी और प्रोटीन भी फिल्ट्रेट में छनने लग जाते हैं। यदि इस रोग का इलाज नहीं कराया जाता है तो पैरों के ऊतकों में तरल जमा हो जाता है, लिक्विड जाकर पैरों के टिश्यूज में जमा हो जाएगा क्योंकि वो नीचे स्थित भाग है हमारे, और इस पैरों के ऊतकों में तरल जमा हो जाने के कारण टांगे जो है वो फूल जाती है। इस रोग को हम एडिमा या ड्रॉप्सी रोग कहते हैं। तो ये इसी का आगे का प्रभाव है। नेफ्राइटिस का यदि इलाज नहीं कराया तो आगे जाकर एडिमा या ड्रॉप्सी नामक रोग शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। इंसुलिन हार्मोन की कमी से उत्पन्न होगा, इसे ही हम डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। मूत्र में शुगर या शर्करा पाई जाती है और इस शुगर या शर्करा का बाहर उत्सर्जन किया जाता है। मधुमेह रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। मूत्र के साथ इसमें शर्करा का उत्सर्जन किया जाएगा। डिसयूरिया, मूत्र त्यागने के समय यदि दर्द होता है तो उस रोग की अवस्था को हम डिसयूरिया कहेंगे। पॉलीयूरिया, बार बार यदि कोई व्यक्ति मूत्र जा रहा है यानी मूत्र का आयतन उसके शरीर के अंदर बढ़ चुका है तो एक होता क्यों है, नेफ्रॉन द्वारा जल का पुनः अवशोषण की जो क्रिया है वो सही प्रकार से संपन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए व्यक्ति को बार बार मूत्र लगेगा, मूत्र का आयतन बढ़ेगा जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। इस रोग को ही बहुमूत्रता बोला जाता है जिसमें व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। सिस्टिटिस, जीवाणु के संक्रमण से या अन्य किसी कारण से मूत्राशय में सूजन आ जाती है, उस रोग की अवस्था को सिस्टिटिस कहा जाता है। ओलिगोयूरिया,
आवश्यकता से कम मात्रा में यदि व्यक्ति में मूत्र का निर्माण होता है तो उस रोग की अवस्था को ओलिगोयूरिया कहते हैं। प्रोटीनयूरिया, मूत्र में प्रोटीन की मात्रा यदि सामान्य से अधिक हो जाती है, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी निकलते हैं अमीनो अम्ल, लेकिन सामान्य से ज्यादा यदि प्रोटीन की मात्रा मूत्र के अंदर निकल रही है उस अवस्था को प्रोटीनयूरिया कहेंगे। एल्ब्यूमिन यूरिया, मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बढ़ने वाली अवस्था या रोग एल्ब्यूमिन यूरिया कहलाएगा। कीटोन्यूरिया, मूत्र के अंदर कीटोन बॉडी जैसे एसिटोएसिटिक अम्ल की उपस्थिति का होना कीटोन्यूरिया रोग कहलाता है। हीमेटोयूरिया, जब मूत्र के साथ आरबीसी निकलेगी, मूत्र का कलर हल्का लाल हो जाएगा, उस रोग को हीमेटोयूरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये मूत्र उत्सर्जन संबंधित रोग है, वृक्क की विकृतियां है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। उत्सर्जन से संबंधित नेक्स्ट रोग डायबिटीज इंसिपिडस है। डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होता है? जब हाइपोथैलेमस से एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कम मात्रा में स्रवण होगा तो वृक्क नलिका या नेफ्रॉन के डीसीटी और संग्रह नलिका वाले भाग में जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण व्यक्ति बार बार मूत्र का त्याग करता है। इस रोग को ही हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और जब ज्यादा मूत्र का त्याग किया जाता है तो उसके साथ सोडियम, क्लोरीन, ये आयन भी मूत्र के साथ शरीर से इस रोग में बाहर निकलते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस हमने पहले पढ़ा था। डायबिटीज मेलिटस में मूत्र के साथ शर्करा बाहर निकलती है, यहाँ मूत्र के साथ जल अधिक निकलेगा और आयन अधिक निकलते हैं। नेक्स्ट रोग हीमोग्लोबिन यूरिया, जब मूत्र में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तो उसे हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। अगला रोग है पाईयूरिया, मूत्र के अंदर पस सेल या मवाद कोशिकाओं की उपस्थिति को पाईयूरिया रोग के नाम से जाना जाता है। पीलिया, मूत्र में पित्त वर्णकों का अधिक मात्रा में मिलना, मूत्र का बहुत ज्यादा पीला हो जाना, उस रोग में मूत्र के साथ ये पित्त वर्णक निकलते हैं। और ये पित्त वर्णक इसलिए निकलते हैं क्योंकि जो पित्त नलिका है उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाती है, इसलिए पित्त वर्णक निकलेंगे। इस रोग को हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। एल्केप्टोन्यूरिया, मूत्र में जब एल्केप्टोन और होमोजेंटिसिक अम्ल मिलते हैं तो इस रोग को एल्केप्टोन्यूरिया के नाम से जाना जाता है। और इससे प्रभावित व्यक्ति जब मूत्र त्याग करता है तो उसका मूत्र वायु के संपर्क में आकर काले रंग का हो जाता है। यह एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक अम्ल वायु से क्रिया करके ब्लैक कलर बना लेता है, तो इसका मूत्र काले रंग का होगा। इसलिए इस रोग को कृष्ण मूत्र रोग या ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग थे या वृक्क के अंदर पाई जाने वाली विकृतियां थी। इसके बाद वृक्क प्रत्यारोपण, नेक्स्ट टॉपिक है वृक्क प्रत्यारोपण या इसे ही हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जब किसी रोगी व्यक्ति में दोनों किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, जब रोगी में वृक्क अपना कार्य बंद कर देते हैं तो उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति की किडनी या वृक्क लगाने की क्रिया वृक्क प्रत्यारोपण कहलाती है। जब किसी व्यक्ति में दोनों किडनी काम करना बंद कर देगी तो उन किडनी को निकालकर उनके स्थान पर किसी स्वस्थ व्यक्ति की किडनी लगाई जाती है। इस प्रोसेस को ही वृक्क प्रत्यारोपण कहते हैं। अब इसके अंदर क्या एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो वृक्क दाता है या वृक्क को देने वाला है वह रोगी का निकट संबंधी होना चाहिए, क्योंकि जो निकट संबंधी व्यक्ति रहते हैं उनके अंदर रक्त और ऊतक की संरचना में समानता मिलती है। इस समानता का प्रभाव क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी को रोगी में डाल रहे हैं तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र उसको अस्वीकार नहीं करेगा या उस किडनी को नष्ट नहीं करेगा। यदि हमने अनजान व्यक्ति की किडनी रोगी के अंदर लगा दी तो रोगी का प्रतिरक्षी तंत्र उस किडनी को नष्ट कर सकता है और किडनी नष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति की डेथ या मृत्यु भी हो सकती है। अब किडनी प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा वृक्क को नष्ट करने से बचाने के लिए कुछ विशेष औषधियों द्वारा
रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र को कुछ समय के लिए निष्क्रिय किया जाता है, जिससे कि किडनी उसके शरीर के अंदर वर्क कर सके और वह व्यक्ति जीवित रह सके। यदि निकट संबंधी है तो विशेष औषधियां देने की जरूरत नहीं होती है, रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि अनजान व्यक्ति है तो कुछ विशेष औषधियों द्वारा रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय किया जाएगा, फिर उसमें किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा, जिससे कि किडनी उसके अंदर अपना काम कर सके। इस प्रोसेस को ही वृक्क प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने वृक्क से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ा था और वृक्क प्रत्यारोपण के बारे में पढ़ा था कि वृक्क से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के वृक्क खराब हो जाते हैं तो उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करने के लिए उसके अंदर कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, जिसे वृक्क प्रत्यारोपण कहते हैं। और वृक्क खराब होने पर अस्थायी रूप से वृक्कों का कार्य संपन्न कराने के लिए रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस की क्रिया कराई जाती है। यानी जब वृक्क खराब हो जाते हैं, यूरिया को छाना नहीं जाता है किडनी के द्वारा, तो उसका स्थायी रूप से हम उपचार करने या यूरिया को बाहर निकालने के लिए रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस विधि का उपयोग करते हैं। अब इस विधि में करते क्या है, सबसे पहले तो जब वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देंगे, शरीर के अंदर या रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ेगी, जिसे यूरेमिया कहते हैं। अब इस यूरिया की अतिरिक्त मात्रा को निकालने के लिए कृत्रिम वृक्क का या आर्टिफिशियल वृक्क का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल वृक्क क्या होता है, एक तरह की मशीन होती है जिसके अंदर सेलोफेन झिल्ली से ढकी हुई नलिकाएं पाई जाती है। अब जब व्यक्ति का हमको रक्त शुद्ध करना हो, यूरिया को निकालना हो, रक्त को महाधमनी में से निकालकर पहले उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं, फिर उसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट या प्रतिस्कंदक पदार्थ मिलाते हैं जिसे हेपेरिन कहते हैं, जिससे कि ब्लड जब बाहर आए, शरीर से बाहर निकले तो उसके अंदर क्लॉटिंग नहीं हो, इसलिए उसमें प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपेरिन मिला देते हैं। इसके बाद इस रक्त को जो कृत्रिम आर्टिफिशियल वृक्क है उसमें से गुजारा जाता है। उसमें सेलोफेन झिल्ली से बनी हुई है, ढकी हुई नलिकाएं पाई जा रही है। तो ये सेलोफेन झिल्ली जो है यूरिया के लिए और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, खनिज आयन, इनके लिए पारगम्य होती है। आरबीसी प्रोटीन के बड़े अणु, डब्ल्यूबीसी, इनके लिए अपारगम्य होती है। तो इसमें से सेलोफेन झिल्ली में से ये अपशिष्ट पदार्थ छनकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जब रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ जाएंगे तो इन्हें शिरा के माध्यम से रोगी के शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। और शिरा के माध्यम से रोगी के शरीर में डालने से पहले इसमें एंटी हेपेरिन पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे कि शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाए। तो ये प्रोसेस इसके अंदर करते हैं, जिसे हम रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस कहा जाता है। अब इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। जब वृक्क अपना कार्य बंद कर देते हैं तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, और रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। ब्लड के अंदर जब यूरिया की मात्रा बढ़ेगी तो इसे यूरेमिया के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं। तो रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। अब रुधिर से यूरिया और अन्य उत्सर्जी पदार्थों को अलग करने के लिए अपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। इसे हम अपोहन भी बोल सकते हैं, रुधिर अपोहन भी इसे बोला जाता है।
अपोहन क्रिया में रोगी के शरीर की महाधमनी में से रक्त निकाला जाता है और इसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके रक्त में हेपेरिन प्रतिस्कंदक मिला दिया जाता है। यानी महाधमनी में से ब्लड को निकालेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे, उसके बाद रक्त के अंदर हेपेरिन प्रतिस्कंदक मिला दिया जाता है। हेपेरिन इसलिए मिलाया जा रहा है जिससे कि ब्लड जब बॉडी से बाहर आ रहा है, महाधमनी में से बाहर आ रहा है, तो उसका स्कंदन नहीं हो, इसलिए हेपेरिन प्रतिस्कंदक मिलाया जाता है। स्कंदन को रोकने वाला यह पदार्थ होता है। इसके बाद इस मिश्रण का मतलब है जो हमने रक्त निकाला है, हेपेरिन प्रतिस्कंदक उसमें मिलाया है, उसको बोला जाता है मिश्रण को सेलोफेन झिल्ली से आवृत नलिकाओं से निर्मित कृत्रिम रक्त में डाल देते हैं। जो मिक्स बनाया रक्त के अंदर जब हेपेरिन प्रतिस्कंदक हमने मिलाया है, इस मिश्रण को सेलोफेन झिल्ली से ढकी हुई नलिकाओं से बने हुए कृत्रिम रक्त या मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। सेलोफेन झिल्ली की विशेषता क्या है? प्रोटीन और प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए अपारगम्य है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनके लिए अपारगम्य है, लेकिन यूरिया यूरिक अम्ल और खनिज आयनों के लिए ये पारगम्य होती है। अब यूरिया यूरिक अम्ल खनिज आयनों के लिए पारगम्य, इसलिए सेलोफेन झिल्ली में से पदार्थ छनकर अलग हो जाएंगे। सेलोफेन झिल्ली के बीच में उपस्थित द्रव अपोहनी द्रव होता है। जैसे ये जो नलिकाएं हैं, इस तरह की नलिकाएं हैं, इन पर सेलोफेन झिल्ली का आवरण पाया जा रहा है, तो इसमें बीच में एक लिक्विड उपस्थित होता है, उस लिक्विड को बोला जाता है अपोहनी द्रव। तो सेलोफेन झिल्ली में या सेलोफेन झिल्ली के बीच में जो द्रव पाया जाएगा उसे अपोहनी द्रव कहते हैं। झिल्लियों द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से निकालकर अपोहनी द्रव में डाल दिया जाता है। जब रक्त में नलिकाओं में आएगा या अपोहन झिल्ली वाली नलिकाओं में, तो इस अपोहन झिल्ली के द्वारा रक्त में से इन अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को निकाल लिया जाएगा और उन अपशिष्ट पदार्थों को अपोहनी द्रव के अंदर डाल दिया जाता है। आगे वह क्रिया जिसमें नलिकाओं के अंदर बहते हुए रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ कृत्रिम रक्त के अपोहनी द्रव में आ जाते हैं और रुधिर उत्सर्जी पदार्थों से मुक्त हो जाता है। इस प्रोसेस को ही अपोहन कहते हैं। यानी अपोहन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर नलिकाओं के अंदर बहते हुए रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ जो आर्टिफिशियल किडनी है उसके अपोहनी द्रव में आ जाएंगे और रुधिर उत्सर्जी पदार्थों से मुक्त हो जाता है, जिसे अपोहन या रुधिर अपोहन के नाम से जाना जाता है। अपोहन के बाद क्या करते हैं? कृत्रिम रक्त से रुधिर को निकालकर हल्का गर्म कर लेते हैं। यानी जो रक्त उसके अंदर इकट्ठा हुआ है कृत्रिम रक्त या नलिकाओं के अंदर, तो उसको रुधिर से निकाला, रुधिर को उस रक्त में से निकाला जाएगा, उसे हल्का गर्म किया जाएगा और उसमें एंटी हेपेरिन मिलाया जाता है। एंटी हेपेरिन इसलिए मिलाया जा रहा है क्योंकि शरीर के अंदर ब्लड का स्कंदन नहीं हो, रक्त के स्कंदन को रोकने के लिए उसके अंदर एंटी हेपेरिन मिलाया जाता है और इसके बाद रोगी की शिरा में इस रक्त को प्रवेश करा देते हैं। तो इस तरह से जो यूरेमिया से ग्रसित रोगी हैं उनके अंदर उत्सर्जी पदार्थों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब ये विधि बार बार दोहरानी पड़ती है, हर 3-4 महीने में इस विधि को दोहराना पड़ता है। इसलिए इसका स्थायी जो उपचार है किडनी ट्रांसप्लांटेशन या वृक्क प्रत्यारोपण होता है। यानी रोगी व्यक्ति की किडनी को स्वस्थ व्यक्ति की किडनी से बदल देना इसका स्थायी उपचार है। और अस्थायी उपचार यूरेमिया का कि उसका रुधिर का अपोहन किया जाए या अपोहन के प्रोसेस के द्वारा रुधिर से यूरिया को अलग किया जाए। तो इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है मनुष्य का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।